कुमार, स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में। चलिए, हम लोग जो रेंजर वाले एग्ज़ाम हुए 29 जून को, उसका मैं सॉल्व दे चुका हूं। उसको देख सकते हैं आप लोग। यथासंभव वहाँ कोशिश की गई है कि सटीक सॉल्व हो, और जहां उत्तर नहीं पता था मना कर दिया गया है, वह जेपीएससी ही बताएगा। और बाकी जो उत्तर संभव थे सारे का सारा, लगभग 145-46 क्वेश्चन का वहाँ पर उत्तर उपलब्ध है। उसमें भी कहीं कुछ कमी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, सुधारने का प्रयास किया जाएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो अब अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है जनरल के लिए। तो सीट्स 170 के आसपास संभवतः हैं, यानी कि 200 भी सीट नहीं है, तो सीट की तो संख्या कम है। तो कट ऑफ को कौन कौन क्या क्या चीज़ प्रभावित करेगा, इसके बाद 11 जेपीएससी के रिजल्ट पर भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे अंत में, है ना। तो आखिर आपका कट ऑफ जो एफआरओ का एग्ज़ाम हुआ है, रेंजर का एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी के द्वारा, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं, उसको हम लोग पहले सोचते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं। तो पहला तो आपका सीट का संख्या। सीट का संख्या आपका कम है तो जनरल कट ऑफ को हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीट की संख्या जितनी कम होती है तो कट ऑफ उतना हायर साइड में आपका जाने का संभावना रहता है। सीट की संख्या कम जो है कट ऑफ को बढ़ाता है, सीट की संख्या अधिक कट ऑफ को डाउन करता है। ठीक है। दूसरा जो है आपका एग्ज़ाम की प्रकृति। एग्ज़ाम का जो आपका नेचर है वो आपका स्पेशलिस्ट किस्म का है, यानी कि सारे लोगों को यहाँ पर भरने का अवसर नहीं दिया गया था। कुछ सिलेक्टेड स्ट्रीम वाले जो कैंडिडेट थे उन्हीं को भरने का अवसर दिया गया था। यह कट ऑफ को क्या करेगा, यह कट ऑफ को डाउन करेगा। क्लियर, यह अप नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि 15-16 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब क्या सही है वो जेपीएससी ही बताएगा, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या कम है। लेकिन कट ऑफ अभ्यर्थियों की संख्या से निर्धारित नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोड़ने वाले कौन होंगे, सिंपल सी बात है, जिनकी तैयारी नहीं होगी वो बैठ करके 1 लाख भी यहाँ पर बैठ जाते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन 14,000 में ही ऐसे लोगों ने निश्चित रूप से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया होगा, 14-15,000 जिन्होंने भी किया है, जिनकी तैयारी ठीक ठाक होगी। जिनकी तैयारी ठीक नहीं होगी ऐसे भी छोड़ दिए होंगे। इसलिए संख्या से कट ऑफ कभी भी निर्धारित नहीं होता है। दूसरा था आपका एग्ज़ाम का नेचर, ये स्पेशलिस्ट किस्म का है जो कट ऑफ को डाउन करेगा। क्लियर। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का नेचर। क्वेश्चन का नेचर कैसा रहा और समय कैसा मिला। समय तो अच्छा खासा मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस पर एग्ज़ाम लेने का हिस्ट्री रहा है जेपीएससी का, और यह हिस्ट्री फिर से बार बार दोहराया जाएगा और बार बार इस ट्रैप में अभ्यर्थी फंसते रहेंगे। ठीक है। अभी जैसे 14 जेपीएससी का लग रहा है बहुत दिन है, आएगा तो देखा जाएगा, अचानक से आएगा, फिर डेट आएगा, पीटी मेंस सब कुछ हो जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाइएगा। इसलिए जिनका भी टारगेट है तैयारी शुरू कर दीजिए, इंतज़ार नहीं किया जाता है सिविल सेवा में। एफआरओ में भी वही हुआ, वैकेंसी निकाल दिया गया, अध्यक्ष नहीं थे तो आपका एग्ज़ाम ही नहीं, अचानक से आपका एग्ज़ाम हुआ तो समय कम मिला। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि समय कम मिला तो कट ऑफ को डाउन करेगा, लेकिन कुछ ऐसे तो सीरियस अभ्यर्थी होंगे, 1500-1600 का तो सिलेक्शन ही होना है ना, जो वास्तव में आपका लगातार मेहनत कर रहे होंगे। सभी के बारे में आप थोड़ी जानते हैं, है ना। आपको लग रहा है कि हम नहीं पढ़ पाए तो कोई नहीं पढ़ा होगा, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक एग्ज़ाम के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं, उनसे मुकाबला करना बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जो इधर उधर जंप मारते रहते हैं, है ना। 2-4 दोस्त का मंडली है, वहाँ पर देख लिए कि इनका भी स्कोर कम हुआ, ये भी नहीं पढ़ रहे थे, ये भी, तो उसी से खुश रहते हैं, अपना कुएं की मेढक की तरह। हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में। कौन कैसे पढ़ रहा है आपको हर के बारे में डाटा तो यह संभव है ना, कि आपको मिल पाएगा। लेकिन ये संभव है जानना 100% कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संख्या तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफआरओ के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए होंगे। उनके लिए तो सकारात्मक एग्ज़ाम रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है ना।
फिर भी पीटी है, इसमें आपका 1600-1700 रिजल्ट आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का नेचर जो है आपका, यहाँ पर टफ क्वेश्चन कितना था या सॉफ्ट क्वेश्चन कितने थे, ये भी आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है आपके कट ऑफ को, है ना। इन्हीं चीज़ों के आधार पर मैंने तैयार किया है कट ऑफ को, जिसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारे जो काउंट हुए उसके अनुसार इजी क्वेश्चन मैंने वॉच किया, जो इजी नेचर थे 74, टफ नेचर के क्वेश्चन जो थे 32, मॉडरेट नेचर के जो क्वेश्चन थे 40, अननोन किस्म के जो थे, है ना, 4, इस तरीके से 150 क्वेश्चन जो है आपका पूरा हुआ FRO के पीटी का। इजी क्वेश्चन 74, टफ क्वेश्चन 32, मॉडरेट 40, अननोन किस्म के 4 क्वेश्चन थे। अब इसमें आपको कितना बना लेना चाहिए था उस पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 59 बना लेना चाहिए था, क्लियर। यहाँ पर आपको 59 बना लेना चाहिए था जो इजी किस्म के क्वेश्चन थे, और जो मॉडरेट किस्म के क्वेश्चन थे 40, उसमें आपको 26 बनाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ 59 बनाना था, यहाँ 26। कौन सा मॉडरेट है, कौन सा इजी मैंने रखा है वहाँ पे देख लीजिएगा। जो आंसर राइटिंग आपका जो सॉल्व डाला गया है थोड़ी देर पहले, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा। अब टफ क्वेश्चन में हम आते हैं। टफ क्वेश्चन को बनाना वास्तव में टफ था जैसा दिया गया था, तो वहाँ पर कम से कम आपको 8 क्वेश्चन निकालना चाहिए था, ठीक है। इस हिसाब से, और यहाँ पर को बाद में हम लोग चर्चा करते हैं, यानी कि 146 क्वेश्चन के लिए यहाँ चर्चा हो रही है। तो ये आपका 59, 67 और 6 93 और 20 73 और 20 93, ठीक है। ये 93 आपके आ रहे हैं जिसमें आपको बनाना ही बनाना था 93 क्वेश्चन। इससे कम में जनरल की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है, पहला। लेकिन ये 93 का टफ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीट्स की संख्या बहुत कम है, ठीक है। सीट की संख्या 170 मात्र है, ठीक है। तो 93 का टफ नहीं रहेगा। अगर 250-300 रहता सीट तो 93 आपका कट ऑफ रहता। चूँकि सीट की संख्या कम है, इसलिए कट ऑफ क्या होगा, लगभग आपका 5 नंबर भागेगा। $98, ठीक है। कट ऑफ हमारे विचार से जनरल के लिए 98 रहना चाहिए। और जो 4 क्वेश्चन हैं वो उस पर बात करते हैं, ठीक है। उस 4 क्वेश्चन में क्या करता है जीपीएससी, अगर उसके आंसर आपके गलत होंगे इनमें से 2 क्वेश्चन के, तो +2 कर दिया जाएगा सभी के स्कोर में, ठीक है। तो ये आपका 100 हो सकता है, क्लियर। और अगर उसके आंसर होंगे और गलती से आपकी सही हो गई होगी तो उसका काउंट ही मैं नहीं कर रहा हूँ इस 4 क्वेश्चन का। तो अगर आपने 98 किया है जनरल के लिए तो आप हमारे विचार से 100% सेफ हैं। लेकिन इससे कम, ये कोई हमारा आकलन है, सिर्फ ये कोई कट ऑफ जीपीएससी के द्वारा नहीं है 98, ठीक है। ये हमारा सिर्फ आकलन है।
इसके आधार पर आप कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। और हमारी तो हमेशा सलाह रहती है कि हमेशा आप तैयारी करते रहिए जब तक आपका स्टडी पीरियड है। मेंस की तैयारी तो कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए, आंसर राइटिंग तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। मात्र जेपीएससी की तैयारी भी लगातार आप करते रहते तो एफआरओ के या प्रीलिम्स में आप 115-16 आराम से बना लेते, है ना, जैसा क्वेश्चन इसका था। तो लगातार आपको स्टडी करते रहना चाहिए। रिजल्ट से आपको इफेक्टेड नहीं होना। हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए या नहीं आए, लेकिन आप अब 2 महीना को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पूरे मनोयोग के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब सवाल है कि जैसे 98 लगभग हमारा आकलन है, क्या जेपीएससी का ही रहेगा? तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी रह सकता है जेपीएससी का, इससे कम भी रह सकता है, अधिक भी रह सकता है, 3-4 नंबर अप डाउन रह सकता है, और कोई मैटर नहीं है, है ना। तो जिसका 98 से कम है, क्या उनका रिजल्ट का संभावना नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है ना। पहला तो ये हमारा एक आकलन है अनुभव के आधार पर बस। दूसरा जो है, रिजल्ट का संभावना अगर 98 से भी कम है आपका तो भी जनरल में है। कैसे है? अगर आपका मान लीजिए कि 93 है, ठीक है, या 94 है, तो जैसे जैसे 98 से आप पीछे की ओर जाते हैं आपके रिजल्ट की संभावना के परसेंटेज जरूर डाउन होते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि रिजल्ट आपका आएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका 93 है तो चांसेस आपकी ओर हैं 90% कि रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है। 10% चांसेस है कि आपका देखने को नहीं मिल सकता है। उसी तरीके से किन्हीं का मान लीजिए 89 है ना, 90 है, तो चांसेस है 80% चांसेस है कि आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 20% चांसेस है नहीं आएंगे। किन्हीं का 80 है, 75 है, तो यहाँ पर लेस देन 50% में चला जाता है। तेज़ी से सफलता की संभावना के परसेंटेज वहाँ से बहुत तेज़ी से डाउन फिर होने लगेंगे। ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ अनुभव के आधार पर बताया जा रहा। यानी कि हमारे विचार से आपका एफआरओ का जनरल का कट ऑफ 98 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 4-5 नंबर अप डाउन रख सकते हैं। जहाँ तक शेड्यूल ट्राइब्स और एससी की कट ऑफ का बात है तो शेड्यूल ट्राइब आपका 83-84 आपका रह सकता है, और शेड्यूल कास्ट का 1-2 नंबर उनसे अधिक रह सकता है। बाकी जो ये 98 है आपका कोई भी फिक्स नहीं है, इससे परेशान आपको नहीं होना है ना। इससे अधिक नहीं जाएगा, बस हमारा कट ऑफ बताने का यही उद्देश्य रहता है। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आग्रह रहता है, दूसरा एक आपको ये बताने का स्पेशली हमारा उद्देश्य होता है कि इससे अधिक नहीं जाएगा, 98 से कम जा सकता है, ठीक है। तो इस पर आप वर्क कर सकते हैं, समझ गए ना। और जिनका भी 90 से ऊपर है निश्चित रूप से मेंस की तैयारी कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, कट ऑफ कहीं भी जा सकता है ना। अब आते हैं 11th जेपीएससी पर। 11th जेपीएससी में कुछ नए ट्विस्ट आ गए हैं। इंटरव्यू हो चुके हैं, सारे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था तो उसमें कुछ और मामले आगे बढ़े हैं। अब तो अभ्यर्थियों के लिए कोई काम नहीं है कि इस 11th जेपीएससी में कुछ वर्क करें। जो तीनों स्टेज होते हैं अभ्यर्थियों ने दे चुका है, जिनको भी अवसर मिला। लेकिन अब 2-3 नए आपके तथ्य आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा एक तो हाई कोर्ट में केस किया गया था, वो एक आपका दृष्टि एक कोण है, वो एक एंगल है। दूसरा जो आपका एंगल यहाँ पर उत्पन्न हुआ है कि राज्यपाल के पास जो पूर्व मुख्यमंत्री गए थे रघुवर दास, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ही पोस्ट किया है कि राज्यपाल के द्वारा जेपीएससी अध्यक्ष को लेटर भेजा गया है। वही ऑनलाइन चेकिंग, घंटे आधारित शिक्षक चेकिंग वाला मुद्दा था। उन्हीं मुद्दों पर जांच के लिए कार्मिक को नहीं भेजा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये सीधे जेपीएससी को भेजा गया है अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, है ना। कार्मिक को भेजा जाता तो जेपीएससी कुछ हद तक सुरक्षित रहता एक दीवार की तरह। अब आगे क्या हो सकता है इस कंडीशन में, है ना। अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि रिजल्ट आजकल हो रहा है, ऐसी स्थिति में अब क्या आगे हो सकता है। तो जहाँ तक बात है कि क्या हो सकता है, ये तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको लेटर मिला है उन्हीं को डिसीजन लेना है।
लेकिन जो यहाँ प्रक्रियाएं हो सकती हैं कि जो भी लेटर गया है, चूँकि राज्यपाल का लेटर गया है तो यहाँ पर राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख होते हैं स्टेट के, तो लेटर में जो भी कुछ कहा गया है तो कुछ तो स्पष्टीकरण जेपीएससी को देना ही होगा राज्यपाल को। जेपीएससी यहाँ पर बच नहीं सकता है। और जेपीएससी के द्वारा जो कार्मिक के अंडर में ही माना जाता है एक तरीके से इस तरीके का आयोग, कार्मिक से इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी मांगा जा सकता है। और कार्मिक के हेड कौन है, खुद मुख्यमंत्री के अंदर में संभवतः वह कार्मिक विभाग है। तो ऐसी स्थिति में, और चूँकि इंटरव्यू भी हो चुका है, रिजल्ट का यथाशीघ्र प्रकाशन भी होना है ना। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर लेटर चला गया है जेपीएससी के पास, तो पूरी तरीके से गेंद किसके पास है, तो जेपीएससी के पास है, उनके अध्यक्ष के पास है। अब रिजल्ट पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शायद इतना हम लोग जरूर कह सकते हैं कि यह जेपीएससी अध्यक्ष का पूरी तरीके से विवेकाधिकार का मामला अभी लग रहा है ना, कि वह रिजल्ट निकाल दें उसके बाद जवाब दें, या फिर जवाब देने, रिजल्ट निकालने से पहले जवाब दें। ये पूरी तरीके से उनका निर्णय होगा। और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से वो आयोग के अन्य सदस्यों के साथ साथ कार्मिक विभाग से भी निरंतर संपर्क में रहते हुए अंतिम निर्णय लेंगे। और जो भी उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, पेपर से हम लोगों को जानकारी मिल ही जाएगा। और इस तरीके से जब लेटर्स भेजे जाते हैं आयोग का, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस संदर्भ में मैं जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ अधिकारियों से, किसका ऑफिशियल रूल क्या है। कि यह इंटरनल मामला है, इसलिए ऑफिशियल कार्रवाइयों की विशेष जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक तो आपका एंगल हो गया हाई कोर्ट, दूसरा एंगल हो गया राज्यपाल के द्वारा जो लेटर भेजा गया है। एक और एंगल अब उत्पन्न हुआ है, जैसा कि आज दैनिक जागरण में आपका आया है, वह भी एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्योंकि ऐसे केसेस पिछले साल अगस्त में भी आए थे, जब प्रीलिम्स पास अभ्यर्थियों के पास बहुत सारे कॉल गए थे, जेपीएससी के नाम पर ही गए थे, बहुत सारे फ्रॉड कॉल कि आप इतने पैसे दे दीजिए, आपका लिस्ट में करवा दिया जाएगा। बेखौफ होकर के उन लोग कॉल कर रहे थे बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास। ऐसे में एक अभ्यर्थी के द्वारा धनबाद में केस भी दर्ज की गई थी, उसके बाद उसको गिरफ्तार भी राजगीर से किया गया, लेकिन ये कॉल का सिलसिला नहीं रुका। और अब जो सूचना मिली है कि जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दिए हुए हैं, उनसे अब कॉल करके लाखों रुपए का डिमांड किया जा रहा है कि लिस्ट में आना है तो पैसे दे दीजिए, है ना। अब यहाँ पर सरकार का और जेपीएससी का कर्तव्य बनता है कि जितने भी प्रश्न उठे हैं उसका निश्चित रूप से यथाशीघ्र जांच करवाए। आखिर कॉल कौन कर रहा है, इतने डिटेल्स उनके पास कैसे आ गए, है ना। प्रश्न तो उठता है ना कि आखिर डिटेल उनके पास इतने सारे कैसे आ रहे हैं। तो इससे थोड़ी सी तो आशंकाएं अभ्यर्थियों के मन में तो उत्पन्न हो जाती हैं। तो आयोग को भी इस पर ध्यान देना होगा कि किसी भी तरीके की आशंका नहीं हो, क्योंकि जेपीएससी ऑलरेडी हर सिविल सेवा एग्जाम में विवादों में पड़ा ही रहता है। इस बार लगा था कि सब ठीक ठाक हो जाएगा मेंस तक, अचानक से आपका इंटरव्यू के मेंस के रिजल्ट के बाद फिर केस हो ही गए, जो केस से बचा हुआ था, है ना। राज्यपाल तक मैटर चला गया, 7वां में भी राज्यपाल तक मैटर गया था, जिसके कारण पीटी रिजल्ट में कुछ चेंजेस आए थे। फिर से राज्यपाल में भी मैटर चला गया है। फ्रॉड कॉल तो एक नया केस आ गया है जेपीएससी मुख्य परीक्षा के बाद, इंटरव्यू के बाद। तो इन चीज़ों पर जेपीएससी और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो अभ्यर्थियों के हित में है, ताकि विश्वास बना रहे पूरे व्यवस्था पर अभ्यर्थियों का। बाकी इंतज़ार कीजिए कि क्या होता है। और एफआरओ का मैंने बता ही दिया है। और 14 जेपीएससी में जिनको भी एडमिशन लेना है वो 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं, डिटेल दे दिया जाएगा। वहाँ क्लास काफ़ी तीव्रता के साथ शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो चुके हैं, इंतज़ार मत कीजिए। और सीडीपीओ इंटरव्यू ग्रुप के भी क्लासेस अब शुरू हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।